चेरी पिकअप 2 हार्ड क्वेश्चन है, बट इसको अगर अपन आराम से समझेंगे तो इतना भी हार्ड नहीं लगेगा। सबसे पहले अपन कुछ बातें कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें अपन यूज़ करने वाले हैं। वीडियो स्लो लगे तो 1.5x या 2x पे देख लो, टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग जंप कर लो जो भी आपको टॉपिक देखना है। इसको अपन दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक है डेप्थ फर्स्ट सर्च जो कि ब्रूट फोर्स है, जो कि आपको हर इंटरव्यू में यूज़ करना ही करना है, भले से आपको डीपी या मेमोराइजेशन भी आ जाए। डेप्थ फर्स्ट सर्च या ब्रूट फोर्स ज़रूरी होता है हर प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए। दूसरी चीज़ है मेमोराइजेशन। अगर आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च समझ आ गया, हमेशा डीपी के या मेमोराइजेशन के क्वेश्चन में याद रखना, अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च समझ आ गया तो डीपी मेमोराइजेशन ईजिली बन जाएगा। एंड वो ट्रिक कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं अभी अपन देख लेते हैं। ठीक है, मेन फोकस हमेशा होना चाहिए जब भी क्वेश्चन लगे कि यार डीपी का है ना, टेंशन मत लो, एक चीज़ पे हमेशा ध्यान लो, अगर मैंने इसको रिकर्शन से सॉल्व कर लिया मतलब मैं इसको किसी भी चीज़ से सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए अगर आपका रिकर्शन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है ना तो उस पर वर्क ऑन कर लो। इफ़ यू वांट अ प्लेलिस्ट ऑफ रिकर्शन प्लीज़ कमेंट्स में डाल दो कि यू वांट सम क्वेश्चंस ऑफ रिकर्शन एज वेल। चलो अपन सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। तो बेसिकली अपन को एक ग्रिड दे रखी है 2D ग्रिड। साइज इसका अपन ले लेते हैं n क्रॉस m, अपन साइज रिज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए। अपन को क्या करना है, अपने पास है दो रोबोट्स, एक है टॉप लेफ्ट पे, एक है टॉप राइट पे। अब रोबोट्स ना बेसिकली 3 डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे और जिस जिस ब्लॉक पे कोई सा भी रोबोट जाएगा ना वो वहाँ की सारी चेरीज उठा लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एक 2D ग्रिड है जिसके अंदर बहुत सारी चेरीज रखी हुई है और वहाँ पे रोबोट्स जाएंगे, 2 रोबोट्स काम कर रहे हैं और वहाँ से रोबोट चेरी उठाएंगे। अब अगर एक रोबोट ने एक जगह से चेरी उठा ली है तो वहाँ से दूसरा रोबोट चेरी नहीं उठा सकता। एक और चीज़, अपन बात कर रहे हैं चेरीज़ की, है ना, अपन बात कर रहे हैं चेरीज़ की। क्वेश्चन में अपन को चेरीज़ दे रखा है तो चेरीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो चेरीज़ है, इसलिए कहीं से भी कोई नेगेटिव में चेरीज़ क्यों उठाएगा, तो चेरीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है, इसके कारण ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी बन गया है, वरना आई डोंट टॉक और हार्ड बन जाता, काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी चीज़, रोबोट्स कौन से डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं, अपन इस पर बात करते हैं। रोबोट हमेशा एक रो नीचे जाएंगे। जैसे मैं रोबोट्स जोन से भी ब्लॉक पे है वो एक रो नीचे जाएंगे, बट नीचे जाने की उनके पास 3 डायरेक्शन है। या तो वो जस्ट नीचे जाएंगे जो एकदम जेथ कॉलम है, या तो वो नीचे के साथ में एक लेफ्ट चले जाएंगे J-1 पे, या तो वो बॉटम राइट में चले जाएंगे जो है J+1 पे। देखो तीनों के तीनों केसेस में रो तो उनने एक ही सिलेक्ट करी है, वो है जस्ट नीचे वाली ith+1। तो ith+1 रो पे उनके पास 3 कॉलम के ऑप्शन है। उन जो जिनसे भी ब्लॉक पे रोबोट खड़ा है, लेट्स से रोबोट यहाँ खड़ा है, तो या तो जाएगा वो जस्ट नीचे लेफ्ट में, नीचे लेफ्ट में यानी कि बॉटम लेफ्ट में, या बॉटम राइट में। इन तीनों में से रोबोट कोई सी भी डायरेक्शन में जा सकता है और दोनों के दोनों रोबोट्स के लिए सेम थ्योरी अप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन कंस्ट्रेंट्स को भी देखें थोड़ा सा, तो अपन को दे रखी है कि रोज और कॉलम्स की जो वैल्यू है ना, जो टोटल जो रोज और कॉलम्स है, मतलब कि n, m जो हो सकते हैं वो मैक्सिमम ऑफ 70 ही हो सकता है। मतलब अपनी n की वैल्यू वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू 70, या एट मैक्स n इज इक्वल्स टू 10⁻²। ये अपन अज्यूम कर सकते हैं। एक और चीज़, ग्रिड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट ग्रिड की वैल्यू 0 हो सकती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे 0 चेरीज हो सकती है, नेगेटिव तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। एक और चीज़ जो अपन को दे रखी है, ग्रिड की वैल्यू 100 ही होगी। इसका मतलब है कि ये दो चीज़ें अपन को ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपन चेरीज उठाते जा रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपनी चेरीज एक्सीड कर जाए अपनी इंटीजर रेंज के, या इंटीजर ओवरफ्लो हो जाए। इसलिए कंस्ट्रेंट्स में हमेशा कोई से भी क्वेश्चन को उठाने से पहले इंटीजर ओवरफ्लो, जब भी कोई बोले कि यार मैक्सिमम निकालना है, जैसे इनने बोला है कि दोनों रोबोट्स एक साथ काम करके कितनी मैक्सिमम चेरीज उठा सकते हैं, जब भी कोई बोले कि मैक्सिमम उठाना है तो अपन को हमेशा मैक्सिमम में ध्यान रखना चाहिए कि क्या इंटीजर ओवरफ्लो होगा, क्योंकि 2 रोबोट्स काम कर रहे हैं, मैक्सिमम चेरीज उठानी है उन दोनों को। तो इस केस में इंटीजर ओवरफ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे को दिख रही है कि उनकी वैल्यूज़ भी कम है और साथ में इनने क्वेश्चन में भी कुछ मेंशन नहीं किया है। तो दोनों चीज़ें मेरे को समझ आ रही है, दोनों चीज़ों को मैंने 1+1 कर लिया और मुझे पता चल गया कि नहीं, इस केस में इंटीजर ओवरफ्लो तो नहीं होगा। चलो अपने एक और डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट है कि ना, जैसे अगर यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देखें जो लीड कोड वालों ने दे रखा है, रोबोट कोई सा भी पाथ ले सकता है, वो जस्ट नीचे भी जा सकता था, वो राइट में भी जा सकता था। यहाँ पे रोबोट 1 को ये वाला पाथ ज़्यादा ऑप्टिमल लगा यहाँ पे, और यहाँ गया क्योंकि यहाँ पे इसको 9 वैल्यू मिल रही है, इसलिए
इसको ये वाला पाथ ज़्यादा ऑप्टिमल लगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 5 आ गया है, ठीक है, अभी के लिए ये भूल जाओ। अभी मान लो लेट्स से कि मेरा रोबोट 1 है वो यहाँ पे खड़ा है एंड मेरा रोबोट 2 यहाँ पे खड़ा है, ऑलराइट। तो अब क्या होगा, रोबोट 1 के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिख रहा है रोबोट 1 को कि रोबोट 1 आ जाए यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लॉक पे वैल्यू 5 है। अगर रोबोट 1 यहाँ जाए या यहाँ जाए तो उसको 3, 0 और 5 तीन वैल्यूज में से उसको अगर मैक्सिमम चेरीज उठानी है तो रोबोट 1 को 5 पे जाना ऑप्टिमल रहेगा, ठीक है। बट रोबोट 2 को भी 5 पे जाना ऑप्टिमल रहेगा इन तीनों के तीनों ऑप्शंस में से। तो रोबोट 2 क्यों जाए 4 पे और 5 पे क्यों नहीं जाए, ये चीज़ कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं। ये चीज़ अभी अपन को जो लॉजिकली दिख रही है वो ऐसी है कि अगर रोबोट 1 5 पे जाएगा तो उसको 5 में जाएगा। बट अगर रोबोट 1 कहीं और जाता और यहाँ पे रोबोट 2 आ जाता, लेट्स से रोबोट 1 यहाँ जाता और यहाँ पे रोबोट 2 आ जाता, तो अभी देखो सम 8 हो रहा है ना। अगर रोबोट 1 को यहाँ भेजना ऑप्टिमल नहीं हुआ, बट अगर मैं रोबोट 1 को यहाँ भेजता और यहाँ पे अपना रोबोट 1 आ जाता और रोबोट 2 उस पाथ की जगह कोई दूसरे पाथ पे जाता, तो रोबोट 2 इस पाथ पे आ गया, तो यहाँ पे रोबोट 2 को कितनी वैल्यू मिल गई 4। तो यहाँ पे सम 9 हो रहा है। और अगर एक ऐसा केस लो जिसमें रोबोट 1 यहाँ पे नहीं आ रहा है, कहीं और जा रहा है, तो उसमें अपना सम 8 आ रहा था, क्योंकि उसमें रोबोट 1 को 3 वैल्यू मिल रही थी और रोबोट 2 को 5 वैल्यू मिल रही थी। तो इस हिसाब से अपन को देखना है कि रोबोट 1 के लिए ऑप्टिमल पाथ क्या है, रोबोट 2 के लिए ऑप्टिमल पाथ क्या है, ताकि अपन को अपना मैक्सिमम आंसर मिल जाए। अपन को एक और चीज़ बोल रखी है कि क्या होता है ना, दोनों रोबोट अपना इंडिविजुअल चेरीज उठा रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पे आके रोबोट 1 ने पहले ही 5 चेरीज उठा ली है तो रोबोट 2 को कोई भी चेरी नहीं मिलेगी, वो एक भी चेरी नहीं उठा पाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों को मैक्सिमम भी निकालना है। तो रोबोट 1 को अगर यहाँ पे 0 चेरी मिल रही है कोई से भी ब्लॉक पे, अगर रोबोट 2 को 0 चेरी मिल रही है तो रोबोट 2 का वहाँ पे आना कोई सेंस बनता ही नहीं, रोबोट 2 के लिए वहाँ पे आना सेंस ही नहीं बनता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपन एक काम करते हैं, सारे के सारे पाथ निकाल लेते हैं, जितने भी रोबोट 1 के पाथ है, जितने भी रोबोट 2 के पाथ है, और अगर कोई से भी पाथ के अंदर रोबोट 1 और रोबोट 2 कोलाइड कर रहा है ना, उस पाथ को लो ही मत। अब कोई मुझसे आर्ग्यू कर सकता है या कोई खुद से आर्ग्यू कर सकता है कि ऐसा क्यों करूं मैं। ऐसा भी हो सकता था कि रोबोट 2 यहाँ पे आया, लेट्स से कि रोबोट 2 ने ये वाला पाथ लिया, है ना, ऐसा पाथ लिया और रोबोट 2 क्रॉस करके ये इस साइड चले गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये केस की अपन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साइड के केसेस यूजुअली रोबोट 1 खुद ही हैंडल कर लेगा। तो अपन को कोलिशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रोबोट 2 इधर चले गया, रोबोट 1 लेट्स से रोबोट 2 रोबोट 1 की रेंज में आ गया। मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो रोबोट 1 बेसिकली इनमें से कुछ भी चेरीज इन जो भी इसके अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ से सारी की सारी चेरीज उठा सकता है। अगर हम बात करें रोबोट 2 की भी, तो रोबोट 2 यहाँ की चेरीज उठा सकता है। तो रोबोट जहाँ पे रोबोट 1 के हाथ पहुँच सकते हैं वहाँ पे रोबोट 2 को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के सारे पार्ट्स ऑलरेडी रोबोट 1 कवर कर लेगा, है ना। उनके सारे पार्ट्स के मैक्सिमम आंसर रोबोट 1 कवर कर लेगा। बट स्टिल लेट्स से मैं रोबोट 2 को भेजूँ भी अगर, तो मुझे उस पाथ से भेजने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि इस बात पे तो मुझे गारंटी है कि रोबोट 1 को अगर 5 चेरीज मिली है तो रोबोट 2 को 5 चेरीज नहीं मिलेगी, वहाँ पे 0 चेरीज मिलेगी। तो रोबोट 2 को अगर मेरे को इस साइड भेजना भी रहा तो मैं इस पाथ के थ्रू नहीं भेजूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले रोबोट 1 ने उठा लिया है। अब देखो रोबोट 1 के लिए ये एक ऑप्टिमल पाथ है, रोबोट 2 के लिए ये एक ऑप्टिमल पाथ है। अभी दोनों के दोनों कोलाइड हुए ही नहीं, अपन कोलाइड की बात ही हटा दो, अपन सोच रहे कि यार ऐसे अपन पाथ्स निकाल लेते हैं जिसके अंदर ना रोबोट 1 रोबोट 2 से टकराए नहीं, दोनों अपना अलग अलग काम करे, दोनों कभी भी ऐसे ब्लॉक पे जाए नहीं जहाँ पे दोनों को एक ही ब्लॉक से चेरी उठानी पड़ जाए। तो अपन बोल रहे हैं दोनों अपना अलग अलग काम करो, क्योंकि देखो अभी भी एक तरीके से दोनों ने अपना अलग अलग काम ही किया है और दोनों ने अपने अलग अलग आंसर निकाल लिए। दोनों अपना अलग अलग काम करो, मुझे मैक्सिमम आंसर ला के दो और रिटर्न कर दो। ऐसा एक केस बन सकता था, लेट्स से कि ये रोबोट इसका पाथ है, अभी एक मैं हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ, ये सही केस नहीं है। लेट्स से ये रोबोट 1 का पाथ है और लेट्स से कि ये यहाँ पे आ गया है, कैसे समझाऊँ मैं, ऑलराइट, लेट्स से कि ये आ गया यहाँ पे, एंड ये जो से मैं लाल ब्लॉक कर रहा हूँ ना, ये रोबोट 1 ने कवर करे, है ना। लेट्स से ये रोबोट 1 ने कवर करे और एक और चीज़ से कवर करता हूँ, लेट्स से वो रोबोट 2 ने कवर करे, ठीक है। तो देखो रोबोट 1 का पाथ कैसा आ रहा है, ये रोबोट 1 का पाथ है एंड लेट्स से कि ये रोबोट 2 का पाथ है।
ठीक है, लेट्स से ये रोबोट 2 का बात है। देखो अभी दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है, पर दोनों का एक भी ब्लॉक कॉमन नहीं है, दोनों का एक भी ब्लॉक कॉमन नहीं है। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि देखो अगर रोबोट 2 यहाँ जा रहा है तो अपन इस सेम चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी भी देखो अगर मैं ये इस बात की जगह अगर ये यहाँ पे आ जाता और ये इस बात की जगह अगर ये यहाँ पे आ जाता तो अपना आंसर सेम ही आता। अपन को इससे मतलब नहीं कि रोबोट 1 ने कहाँ से उठाया और रोबोट 2 ने कहाँ से उठाया, अपन को इससे मतलब है कि अपना आंसर आना चाहिए मैक्सिमम। चलो ठीक है, एट द एंड अपन को ये समझ आया कि दोनों अपना अलग अलग काम करो, दोनों एक ब्लॉक पे मत आ जाना और दोनों अलग अलग काम करके अपना अपना मैक्सिमम निकाल के दो, फिर उन दोनों को मैं ऐड करूँगा, मुझे जो भी टोटल मैक्सिमम मिलेगा मैं वो रिटर्न कर दूंगा। अब बात आती है दोनों अपना अलग अलग काम करेंगे तो दोनों के पास 3 अपने अलग अलग ऑप्शन है, मैं उनको कैसे एक्सप्लोर करूँ, मैं अपना आंसर कैसे लाऊँ। सबसे पहला तरीका जो दिमाग में आता है, अगर एक सिंगल रोबोट होता तो वो होता डेप्थ फर्स्ट सर्च। सिंगल रोबोट केस में अपने दिमाग में आता है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा दो, मतलब अपन को अब क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो अपन कैसे करें। सबसे इजी स्टेप डेप्थ फर्स्ट सर्च सिंगल रोबोट के लिए सोचते हैं अपन, वो जरूरी है अपने लिए। सबसे पहला इंट्यूशन डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाओ, है ना। अब अगर एक सिंगल रोबोट होता तो वो क्या करता बेचारा, वो ये करता कि वो बोलता कि मैं जोन से भी आई और जे पे खड़ा हूँ, या लेट्स से मैं जोन से भी रो या कॉलम पे खड़ा हूँ। ये सिंगल रोबोट की बात कर रहे हैं अपन। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं मेरे खुद में जितने भी मेरे चेरीज हैं वो उठाऊंगा। तो इसने खुद की चेरीज उठाई, प्लस मैं नीचे के 3 पाथ है मेरे पास, अभी मैं नीचे 3 ब्लॉक्स पे जा सकता हूँ और 3 ब्लॉक्स मुझे डिफरेंट डिफरेंट पाथ ला के देंगे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर ला के देंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, मैक्सिमम ऑफ, है ना, नीचे की मेरे पास जो भी 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, 3 ऑप्शंस क्या आएंगे, तीनों के अंदर रो तो +1 रहेगी रहेगी, है ना। नीचे तीनों के अंदर नीचे रो +1 रहेगी, बट कॉलम के पास अपने 3 ऑप्शंस होंगे। एक क्या होंगे, कॉलम -1, एक होगा कॉलम और एक कॉलम +1। तो ऐसे करके अपन को 3 कॉल्स करने पड़ेंगे जिसके अंदर कॉलम्स की वैल्यू चेंज होंगी, रो की तो तीनों कॉल के अंदर सेम ही रहेगी, और ऐसे करके अपन को मैक्सिमम आंसर निकल जाएगा फॉर अ सिंगल रोबोट। ये है अपना फॉर अ सिंगल रोबोट। अब क्या होता है ना, ये तो सिंगल रोबोट की बात हो गई, मतलब एक सिंगल रोबोट को 3 कॉल करने पड़ रहे हैं। लेट्स से रोबोट 1 को 3 कॉल करने पड़ रहे हैं, वो है एक रो बढ़ा देगा वो खुद की, है ना, रो +1। लेट्स से मैं इसको रॉब लिख देता हूँ क्योंकि आर और आर में अपन कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो ये रोबोट क्या करेगा, नीचे वाली रो पे कॉल करेगा, रो +1 पे कॉल करेगा, और उसके पास कॉलम के 3 ऑप्शंस रहेंगे। वो है कि कॉलम -1, दूसरा है कॉलम जस्ट नीचे वाला, और तीसरा है कि कॉलम +1। सिमिलरली अगर मैं रोबोट 2 की बात करूं तो रोबोट 2 के पास भी ये तीनों के तीनों ऑप्शंस रहेंगे। रोबोट 2 के पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, लेट्स से अगर अपन रोबोट 2 को यहाँ लिख देते हैं, रोबोट 2 के पास भी क्या करेगा, वो भी रो +1 पे जाएगा, उसके पास भी सेम चीज रहेगी कि यार मे बी मेरे कॉलम -1 पे जाऊं, जो इसका कॉलम है वो मे बी जस्ट नीचे जाऊं, या कॉलम पे जाऊं, या मे बी कॉलम +1 पे जाऊं। तो रोबोट टू के पास भी सिमिलरली ऐसे के ऐसे 3 ऑप्शन है, एंड ऐसे के ऐसे रोबोट 1 के पास भी 3 ऑप्शन है। ठीक है, नीचे जाना, जस्ट नीचे जाना, बॉटम राइट में जाना, बॉटम लेफ्ट में जाना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल अगर अपन कॉम्बिनेशंस निकाले, अपन क्या बोल रहे हैं, दोनों अपना अपना काम करो, अपने अपने आंसर ला के दो। तो एक केस में लेट्स से अगर रोबोट 1 कॉलम -1 पे जा रहा है, तो अपने पास इसके साथ अगर अपन रोबोट 2 के कॉम्बिनेशंस बनाए तो देखो अपने पास 3 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 1 2 3। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट्स से रोबोट 1 अपना आंसर जो आ सकता है वो टोटल क्या आ सकता है। चलो ठीक है, अपन थोड़ा सा और इसको समझते हैं, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो देखो, अभी अपन DFS लगा रहे, मैं बोल रहा हूँ कि अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ रोबोट 1 के टोटल पाथ्स प्लस मैक्सिमम ऑफ रोबोट 2 के टोटल पाथ्स। We are also going to exclude paths in which robot 1 and robot 2 collide। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये है अपनी ऑब्जर्वेशन 1। दूसरी ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन जो अपनी इंपॉर्टेंट है, वो है कि किसी भी टाइम पे अगर कोई भी रोबोट ग्रिड के बाहर आ जाता है, लेट्स से लेफ्ट में आ गया है या राइट में आ गया है, इसका अपन ख्याल रखेंगे। और अगर कोई भी रोबोट ग्रिड के बाहर आ गया है तो अपन सिंपली वहाँ से -∞ रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है। ग्रिड के बाहर से मुझे अच्छा आंसर नहीं मिलेगा, मुझे आंसर अगर वो ग्रिड के अंदर से ही चेरीज उठाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा आंसर मिलेगा ना। तो मैं उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहता हूँ कि एक रोबोट ग्रिड के बाहर चले गया है, तो वो सारे पार्ट्स अपने लिए यूजलेस होंगे जिसमें कोई सा भी रोबोट ग्रिड के बाहर निकल गया है। अपन चाहते ही नहीं कोई भी रोबोट अपने अपने काम छोड़ के दूसरे काम करे। ठीक है,
तो अपने लिए पॉसिबल आंसर होगा कि वो ग्रिड के अंदर रह के ही नीचे आ गया है। लेट्स से ये फिनिश लाइन है, वो उसने अगर फिनिश लाइन को क्रॉस कर दिया है तो इसका मतलब है कि अपन को आंसर मिल गया है। तो ये जो लास्ट रो होगी ना, ये होगी m-1th रो। और जो जो रोबोट जीत जाएगा ना इस रेस को, या जो जो रोबोट सही पाथ पे आ जाएगा, वो आएगा एट द पर्टिकुलर रो m। मतलब अगर अपना रोबोट mth रो पे आ गया, इसका मतलब कि वो जो रोबोट है वो ग्रिड के अंदर से ही आया है। क्योंकि अगर कोई भी रोबोट ना ग्रिड के बाहर आ गया तो अपन ने वहीं के वहीं उस रोबोट को तोड़ दिया कि भाई तू काम का ही नहीं है, वापस चल जा, तू अपना जो भी है उसका रास्ता तोड़ दिया अपन ने। अगर कोई रोबोट ग्रिड के अंदर से घूम फिर के यहाँ पे आया है फिनिश लाइन, जो कि अपनी रो इक्वल्स टू सॉरी n, दिस इज n, माय बैड, दिस इज nth-1 रो एंड दिस इज nth रो। अगर कोई भी रोबोट nth रो पे आया है, इसका मतलब है कि वो रोबोट सही पाथ फॉलो करके सारी की सारी पॉसिबल चेरीज उठा के nth पे आ गया है। अगर nth पे आ गया मतलब कि वो रोबोट वैलिड है, उससे अपन को एक आंसर मिलेगा, अपन को उनमें से मैक्सिमम निकाल के रिटर्न कर देना है। ऑलराइट, ठीक है, ये चीज़ अपन ने देख ली। अब अपन समझते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो, अपने पास हमेशा हर एक पर्टिकुलर केस के अंदर ना लेट्स से कि दोनों के दोनों रोबोट एक साथ शुरू करते हैं। मतलब कि सबसे पहला रोबोट क्या करेगा, सबसे ऊपर वाली रो में से उनने से क्या किया, सबसे पहले उन्हें एक एक जगह से चेरी उठा ली। फिर दोनों के दोनों एक सेकंड बाद लेट्स से वो 1 सेकंड में काम कर रहे हैं, 1 ही सेकंड बाद या सेम टाइम पे दोनों के दोनों नेक्स्ट रो पे आते हैं। तो उनके पास टोटल अभी के लिए 2 या 3 ऑप्शन है। लेट्स से 3 ऑप्शन है। अपन क्या करेंगे, तीनों को एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशंस बना के देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन के साथ अपन को मैक्सिमम आंसर मिल रहा है। हर रोबोट एक ही पाथ फॉलो कर सकता है और वो पाथ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना, अभी कोई भी रोबोट जो है वो लेट्स से वो है रो कॉमा कॉलम पे। लेट्स से रोबोट 1 है रो कॉमा कॉलम 1 पे, और जो रोबोट 2 है वो रो कॉमा कॉलम 2 पे। अपन बोल रहे हैं कि एट एनी पर्टिकुलर टाइम दोनों के दोनों रोबोट्स का रो सेम होगा, क्योंकि रो में तो कोई चिंता नहीं है, दोनों को नीचे जाना है। तो अपन बोल रहे हैं तुम दोनों साथ में जाओ, एक साथ एक रो नीचे साथ में जाओ। कॉलम तुम लोगों के डिफरेंट होंगे, वो तो चीज़ पक्की है, पर तुम्हारी रो हमेशा सेम होनी चाहिए। दोनों एक ही टाइम पे नीचे जाओ, थोड़ा आसान हो जाएगा अपने आंसर निकालना। तो देखो, इनकी रोज तो हमेशा सेम रहेगी, पर कॉलम्स चेंज होंगे। और हर कोई रोबोट सिर्फ एक ही पाथ फॉलो करेगा, तो अपना आंसर किससे आएगा? अपना आंसर इन 6 या इन 5 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में से आएगा। अब ये ऑप्शंस क्या क्या है? लेट्स से जो रोबोट 1 था ना, वो कॉलम 1 पे गया है। यहाँ पे हर जगह ना रो +1 तो है ही, जो भी रो थी ना वो +1 है। अब एक रोबोट डिसाइड करता है कि मैं जस्ट नीचे वाले कॉलम पे जाऊं, और दूसरा रोबोट डिसाइड करता है कि मैं नीचे वाले लेफ्ट कॉलम पे जाऊं, ऐसा। तो ऐसे करके टोटल अपने पास 5 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 कॉम्बिनेशंस ना रिपीटेड लिख रखे हैं। वो कौन से है? एक ये वाला है एंड एक ये वाला है। ये दोनों मैंने रिपीटेड लिख रखे हैं, मतलब अपन एक्स्ट्रा कॉल कर रहे हैं। इस कॉल को अपन चाहे तो बचा सकते हैं, बट मैंने क्यों कर रखे हैं? ईजीबिलिटी के लिए, ताकि अपना कोड ईजी हो जाए थोड़ा सा, वो अपन समझते हैं अभी कोड के अंदर। चलो ठीक है, ये चीज़ें भी अपन को समझ आ गई कि ऐसे ऐसे करके टोटल अपने पास 5 पाथ बनेंगे। ये 1 पाथ, ये 2 पाथ, ये 3 पाथ, ये 4 पाथ। इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटेड है, और ये है 5वां। तो ऐसे करके टोटल अपने पास 5 कॉम्बिनेशंस बनेंगे दोनों के दोनों रोबोट्स की, या 5 एक पर्टिकुलर रो पे पाथ बन सकते हैं पॉसिबल। अपन को इनमें से मैक्सिमम निकालना है। इसको अगर अपन कोड में देखेंगे तो थोड़ा सा ईजी लगेगा। अभी अगर आपको इतनी से भी कन्फ्यूजन है तो देखो, अपन बढ़ते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि यार DFS में जो आंसर ला के दे, DFS भैया मुझे एक आंसर ला के दो। अब DFS भैया आए DFS के फंक्शन पे। यहाँ पे अपन ने बोल दिया है दोनों के दोनों रोबोट्स एक साथ एक ही रो पे चलना। ये दोनों के दोनों रोबोट्स को अपन ने हुक्म दिया है, तो दोनों के दोनों एक ही रो पे चलेंगे। अब दोनों के दोनों रोबोट्स के कॉलम्स अलग हो सकते हैं, डेफिनेटली कॉलम अलग भी होने चाहिए, क्योंकि सेम हो गए तो अपन उन दोनों रोबोट्स को अलग अलग कर देंगे कि भाई तुम एक साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अपन ने लिख रखा है एक्सक्लूडिंग द पाथ इन विच रोबोट 1 एंड रोबोट 2 कोलाइड। कोलाइड कब करेंगे? देखो, रो तो सेम है, रो सेम है। अब कोलाइड तभी करेंगे जब उनके कॉलम भी सेम हो जाएंगे। इट मीन्स कि उनके कॉलम कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। चलो ठीक है, अपन ने दोनों को अलग अलग कॉलम्स दे दिए हैं। इनिशियली जो रोबोट 1 है ना, देखो कॉलम 0 है, मतलब कि रो तो अपनी 0 है। मतलब लेट्स से कि एक रोबोट है 0,0 पे, ये हो गया अपना टॉप लेफ्ट पे। ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। एक रोबोट टॉप लेफ्ट से शुरू करेगा, एक रोबोट टॉप राइट से शुरू करेगा। तो ये हो गया 0,0 कैसे आया? ये 0 रो,
ये 0 कॉलम, और एक हो जाएगा अपना यहाँ से 0 कॉमा ग्रिड 0 माइनस साइज, मतलब कि आप इसको बोल सकते हैं m-1। तो ये दोनों के दोनों रोबोट्स है और इन दोनों के अपने पास रो और कॉलम है, रो और कॉलम है, ऐसा दोनों रोबोट्स के अपने अपने इंडिविजुअल रो कॉलम अपन ने डाल दिया। अब यहाँ पे अपन आए, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे n और m निकाल लिया है फॉर ईजिबिलिटी। अब यहाँ पे अपन ने ना ये इंट मैक्सिमम वाली कंडीशन लिख रखी है। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन बेसिकली इस ग्राफ को डिपिक्ट करती है -इन्फिनिटी वाली कंडीशंस को, कि अगर कोई भी रोबोट ना गलती से भी इधर उधर निकल जाए, कोई भी रोबोट ये -इन्फिनिटी पे आ जाए या ग्रिड के बाहर निकल जाए, तो वो रोबोट को अपन वापस भेज दो कि भैया तू गलत आंसर ला के दे रहा है मेरे को, और गलत आंसर ला के दे रहा है ये अपन को कैसे पता चलेगा, अपन उसके साथ में -इन्फिनिटी रिटर्न कर रहे हैं। -इन्फिनिटी क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि वी वांट मैक्सिमम आंसर। तो उस केस के अंदर -इन्फिनिटी रिटर्न करना अपने लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। -इन्फिनिटी मतलब कि वो अब अपन को मैक्सिमम आंसर ला के नहीं देगा, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज है अपनी पॉजिटिव। ठीक है, तो कोई भी रोबोट अगर गलत पाथ पे आ गया है तो अपन सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ से एक -इन्फिनिटी रिटर्न कर देंगे, सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, वेट अ सेकंड, कोई अच्छा सा कलर लेता हूँ मैं, क्यूट सा ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ तक अपन को समझ आ गया है। नेक्स्ट चीज़, अगर रो अपनी कॉलम आ गई है, इसका मतलब है कि कंग्रेचुलेशंस रोबोट्स, तुम सही जगह पे आ गए हो। अभी तुमको रो इक्वल्स टू n पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे चेरीज तो है नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ से 0 करके रिटर्न हो जाओ, मतलब आंसर सही है अपना, यहाँ पे अपना आंसर सही आ गया है। तो अपन को यहाँ से टोटल 0 चेरीज मिल गई है और अपन ने यहाँ से रिटर्न कर दिया। इसका मतलब कि इसको यहाँ से इसके मालिक ने कॉल किया होगा, यहाँ से इसको इसके मालिक ने कॉल करा होगा। तो ये अपन बोल रहे जिस पाथ से आए उस पाथ से वापस जाके अपने मालिक को बता दे कि मैंने इतनी चेरीज इकट्ठी करी है। सेम ये वाले रोबोट को भी यहाँ से एक और दूसरे मालिक ने कॉल किया होगा। तो यहाँ पे अगर वो रोबोट आ गया तो अपन बोलेंगे जिस पाथ से आए उस पाथ से वापस जा और अपने मालिक को बोल कि मैंने इतनी चेरीज इकट्ठी करी है। तो इसी के लिए यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे 0। अब जो उसने चेरीज उठाई है वो अपन ने कहा सेव करके अपन नीचे देखते हैं। ठीक है, एक और चीज़, अगर C1 और C2 इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि रोबोट ने कर दिया है कोलाइड। अगर कोलाइड कर दिया है तो अपन ने साफ साफ अक्षरों में बोला था कि कोई भी रोबोट प्लीज कोलाइड मत करना। अगर कोई कोलाइड करता है तो अपन वापस से -इन्फिनिटी रिटर्न कर देंगे कि यार रोबोट तुम क्या कर रहे हो यार, कोलाइड कर रहे हो यार, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बेस्ट आंसर निकालेंगे। ये बेस्ट आंसर किस में से निकालेंगे, अपन ने यहाँ पे देखे कि अपने पास कितने पाथ्स हो सकते हैं। ये टोटल 6 पाथ्स अपन फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो इन 6 पाथ्स में से बेस्ट आंसर अपन को कौन से पाथ में से मिलेगा, उसके लिए ना अपन ने थोड़ा सा कोड को आसान बनाने के लिए अपन ने क्या किया है यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, अपन ने अपने कोड को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ना यहाँ पे 2 लूप्स लगा दिए। अब ये क्या करेगी, दोनों को दोनों लूप्स जैसे दोनों के दोनों जो लूप्स है वो चलेगी, एक चलेगी i-1 i और i+1, दूसरी चलेगी j-1 j और j+1। अब इससे क्या होगा, अपने पास टोटल ऑफ नो कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। जो यहाँ पे अपन ने ये कॉम्बिनेशंस देखे ना, ये टोटल ऑफ नो कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। 3x3 में अपने पास हाँ 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, माय बैड सॉरी, 6 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ये जो 6 कॉम्बिनेशन मैंने लिख रखे हैं फंक्शंस के। ठीक है, तो एक सेकेंड, ठीक है, टोटल ऑफ अपने पास 6 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे और अपन उसमें से हमेशा यहाँ बेस्ट आंसर के अंदर मैक्सिमम स्टोर करते जाएंगे। तो जो भी मैक्सिमम स्टोर हुआ है एट द एंड में अपन बेस्ट के साथ में दोनों के दोनों रोबोट्स जो इनसे भी पर्टिकुलर ब्लॉक पे है अभी, उस ब्लॉक से क्या करेंगे, अपन उस ब्लॉक की चेरीज यहाँ पे उठा ली, अपन ने उस ब्लॉक की चेरीज उठा ली, एक रोबोट 1 ने, रोबोट 2 ने भी उस ब्लॉक की चेरीज उठा ली और अपन यहाँ पे बेस्ट आंसर के साथ करंट ब्लॉक की चेरीज उठा के अपन रिटर्न कर देंगे। सिंपल इज दैट। एक सेकेंड देना मेरे को, या ऑलराइट, ठीक है। तो दोनों के दोनों रोबोट्स ने क्या किया, बेस्ट आंसर निकाल लिया कि नीचे के पाथ से। अभी वो क्या देख रहे हैं कि नीचे से पाथ से मुझे बेस्ट आंसर कब मिलेगा, नीचे के पाथ से उनको बेस्ट आंसर मिला, उसके साथ में उस बेस्ट आंसर के साथ में ये जो भी नीचे के पाथ से इन दोनों को बेस्ट आंसर्स मिल रहे हैं, अपन ने उन दोनों को ऐड कर दिया है बेसिकली, है ना। और यहाँ पे अपन ने करंट ब्लॉक की चेरीज उठा ली, दोनों ने अपने अपने ब्लॉक की चेरीज उठा ली और रिटर्न कर दिया है ऊपर, ऐसा। सिंपल एज दैट। एट द एंड
इनको एक मालिक ने इन दोनों जगह से कॉल किया था, तो लेट्स से यहाँ पे खड़ा है मालिक, तो ये मालिक ने एक को इधर से कॉल किया, एक को इधर से कॉल किया, ये दोनों आए रोबोट्स वापस से कि यार मालिक मालिक हमने इतनी इतनी चेरीज इकट्ठी कर ली है। मालिक अब क्या करेगा, मालिक को पता है कि रोबोट्स वो समझदार है, वो अपनी मैक्सिमम चेरीज उठा के लाए होंगे, मालिक उतनी चेरीज रख लेगा, तो यहाँ से अपन उतनी की उतनी चेरीज कर देंगे मालिक को रिटर्न कि भैया मालिक इतनी मैक्सिमम चेरीज आ रही है, रख लो आप। ऐसा सिंपल इज दैट। ये डीपी, अब इसको डीपी या अपन मेमोराइजेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो आई गेस अभी तक तो आपको सब चीज़ें क्लियर होगी कि अपन क्या कर रहे हैं। अपन थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको इतना सा भी डाउट है तो। सबसे पहली चीज़, दोनों के दोनों रोबोट्स एक एक रो एक साथ ट्रैवल्स करेंगे, है ना, एक एक रो एक साथ ट्रैवल्स करेंगे। कॉलम में दोनों के पास तीन ऑप्शंस रहेंगे, तीन ऑप्शंस रहेंगे। अब एक बार में एक रोबोट एक कॉलम पे ही जा सकता है ना, दोनों में से एक एक रोबोट अपने एक एक कॉलम पे ही जा सकता है। अपन को उनमें से मैक्सिमम चाहिए, तो अपन ये अज्यूम करेंगे कि लेट्स से अगर यार रोबोट 1 इस कॉलम पे गया है और रोबोट 2 इस कॉलम पे गया है, तो अपना आंसर क्या आएगा। अगर ये है तो अपना आंसर क्या आएगा, ये है तो अपना आंसर क्या आएगा। इसे क्या किया अपन ने, सारे पॉसिबल आंसर्स निकाल लिए कि लेट्स से पहला वाला अपना कॉलम 1 पे है, दूसरा वाला कॉलम 2 पे है, तो क्या पॉसिबल अपना आंसर आ रहा है ना। ऐसे करके टोटल पे 6 कॉम्बिनेशंस बने हैं एक पर्टिकुलर रो पे। उन 6 में से अपन ने मैक्सिमम निकाल लिया, मतलब मैक्सिमम के अंदर सिर्फ एक ही है, मतलब इन 6 के अंदर से सिर्फ एक ही आएगा अपना ऑप्शन, और वो निकाल के अपन रिटर्न करते जा रहे हैं। ऐसा सिंपल इज दैट। ये चीज़ अपन ने कर ली, तो इससे अपन को मिल जाएगा आंसर, है ना। ऑल्सो अपन ने कुछ बेस केसेस की कंडीशन लिखी है कि यार कोई रोबोट ग्रिड के बाहर नहीं निकल जाए गलती से भी, और रोबोट्स जब nth कॉलम पे आ गए, मतलब उनने पूरा का पूरा जो वो है अपना ग्रिड है वो सक्सेसफुली ट्रैवल्स कर लिया है। तो यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स आएंगे, उसमें से अपन को मैक्सिमम रिटर्न करना है। मतलब मैक्सिमम का तो अपन हमेशा ख्याल रख ही रहे हैं। साथ में रोबोट करंट कॉलम्स पे चेरीज उठा ले, इसका भी अपन ने यहाँ पे लास्ट में ख्याल रखा है कि नीचे से जो भी आंसर है, नीचे से जितनी भी चेरीज उठा के लाए रोबोट्स, अब उनको उनकी करंट कॉलम की भी चेरीज उठानी है और ऊपर रिटर्न करते जानी है। सिंपल इज दैट। अगर अपन इसको डीपी में कन्वर्ट करने जाए ना या मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करने जाए ना, तो अब बहुत ईजी लगेगा। ईजी क्यों लगेगा, अपन को किस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेंज कितने हो रहे हैं। अपना देखो, ये एक आर चेंज हो रहा है हमेशा, कुछ भी इसकी वैल्यूज हो सकती है। एक C1 चेंज होगा और एक C2 चेंज होगा, मतलब कि ये एक, ये दो, ये तीन, ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं जो हमेशा चेंज होगी, है ना, ये चेंजिंग वैल्यूज है। तो इसकी ही बनती है डीपी, ये तीनों की तीनों वैल्यूज की बनती है डीपी, जो चेंजिंग वैल्यूज है उनकी बनती है डीपी। अब इसको अपन समझते हैं नीचे जाके डीपी में, देखना कितना ईजी लगेगा। तो अगर अपन यहीं पे बात करें, तो यहाँ पे आप देखना, अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, कि यहीं पे देखो 2 कॉमन कॉल्स है। वो कॉमन कॉल्स कौन से, एफ ऑफ C1, C2, और यहाँ पे अगेन एफ ऑफ C1, C2। मतलब ये दोनों के दोनों कॉमन कॉल्स है। अगर मैं इसकी वैल्यू डीपी में स्टोर कर लूँ कि डीपी ऑफ, लेट्स से डीपी ऑफ R C1 और C2, अगर मैंने ये जो फंक्शन कॉल के मेरा आंसर आएगा उसको मैंने डीपी में स्टोर कर रखा है, तो मुझे वापस से फंक्शन कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा तो अपन एक ऐसी डीपी बना लेंगे, क्योंकि अपन को पता है यहाँ पे देखो एक रो चेंज होगी, एक कॉलम चेंज होगा और दूसरा कॉलम चेंज होगा, मतलब दोनों के दोनों रोबोट्स के इंडिविजुअल कॉलम्स और एक रो चेंज होगी। ये 3 चीज़ें अगर अपन ऊपर भी देखें, जो अपन ने DFS में निकाला है कि यहाँ पे 3 वैल्यूज ही चेंज हो रही थी। अपन को हमेशा रिकर्शन को डीपी में कन्वर्ट करते समय इस चीज़ का ही ख्याल रखना है कि कितनी वैल्यूज है जो चेंज हो रही है, मतलब हर पर्टिकुलर कॉल पे कितनी वैल्यूज चेंजेस होगी। तो यहाँ पे अपन को साफ दिख रहा है कि यार टोटल 3 वैल्यूज है तो चेंज हो रही है। तो डीपी भी जो अपनी बनेगी वो 3D डीपी बनेगी। 3D डीपी सोच के आप ज़्यादा घबराना मत, क्योंकि मेमोराइजेशन में इसका कोड लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर कोई भी आज इसको डीपी में लिखने जाएगा, जो नॉर्मल डीपी, फॉर लूप वाली डीपी, तो वो कंफ्यूज ही हो जाएगा। और इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं है कि यार अपन इसको बैठ के 3D डीपी में लिखे, क्योंकि उसके अंदर आई गेस 5 लूप्स यूज़ हो रही है। जो इसका 3D डीपी वाला, अगर अपन डायरेक्टली 3D डीपी लिखे, तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि मेमोराइजेशन करो। ऐसी चीज़ें करो ना यार जो आप सही में भी इंटरव्यू में कर सकते हो, है ना। एट द एंड अगर आप इसको डीपी में लिख रहे हो, सिर्फ फॉर लूप की डीपी में लिख रहे हो, तो आप सिर्फ मजदूरी कर रहे हो, राइट। इंटरव्यू के अंदर आप इतना दिमाग लगाओगे कि मैं इसको डीपी में कैसे करूं, तो बेस्ट तरीका रिकर्शन, मेमोराइजेशन यूज़ करो। फिर नेक्स्ट जाओ अब आप इसको रिकर्शन के बाद में मेमोराइजेशन पे। तो रिकर्शन अपना हो गया। रिकर्शन पे डेफिनेटली अपन को TLE आ गई है, यहाँ पर रिकर्शन पे डेफिनेटली TLE आ गई है 20 टेस्ट केस के बाद नहीं। तो अपन गए कि यार भैया इसको चलो मेमोराइजेशन में कन्वर्ट कर दो। मेमोराइजेशन के अंदर अपन ने क्या क्या चीज़ें अपने कोड में चेंज करी है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपन ने बना दी 3D डीपी।
अपनी ऑलराइट, अपन ने अपनी बना दी है 3D DP, और ये 3D DP को अपन ने इनिशियलाइज कर दिया सारी की सारी वैल्यूज़ को -1 से। जो भी 3D DP थी, 3D DP को हर एक 3D DP के अंदर हर एक वेक्टर को अपन ने 2D DP से इनिशियलाइज किया है, उसको 1D DP से इनिशियलाइज किया है, और एट द एंड अपन ने उसको -1 से, मतलब हर पर्टिकुलर वैल्यू को 3D DP की हर पर्टिकुलर वैल्यू को अपन ने -1 से कर दिया है इनिशियलाइज। ऑलराइट, मतलब ये काफ़ी ईजी है, मैंने कुछ इतना अलग सी चीज़ नहीं लिखी है। और अगर अपन बात करें तो ये है रो, ये है कॉलम 1, इसको अपन एज्यूम कर सकते हैं, और ये है कॉलम 2। अपन को पता है दोनों के दोनों रोबोट्स आर शेयरिंग द सेम रो, देयर कॉलम्स विल बी डिफरेंट ऑलवेज। ठीक है, अपन ऊपर आए, अपन ने आते से ना हमेशा सबसे पहले बेस केसेस देख लूँ, क्योंकि बेस केस के अंदर अपने रिटर्न स्टेटमेंट्स ही है। मैं अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये जो डीपी की कंडीशन है रिटर्न वाली, ये नीचे क्यों लिखी है? ये नीचे मैंने इसलिए लिखी है बिकॉज आई एम सेइंग कि ना बेस केस को हमेशा पहले देख लो, बिकॉज इनके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट्स है। तो रिटर्न स्टेटमेंट्स है, इट मीन्स कि इनकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये तो अपनी ऐसी लिखी हुई है, जो नीचे की 3 कंडीशन है ना, इनकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ रिटर्न ही तो कर रहे हैं। इनके रिटर्न के बाद में अब सारे के सारे बेस केस रिजॉल्व हो गए हैं, क्योंकि बेस केस के अंदर कुछ कुछ इनवैलिड इंडेक्सेस भी अपन को आए होंगे। लेट्स से अगर अपनी -1 रो आई होती तो वो अपन डीपी के अंदर ढूंढ ही नहीं सकते। सो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग इज, अपन यहाँ पे इसके अंदर ही अपन सबसे पहले बेस केसेस को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में अपन फिर अपने जाएंगे डीपी में। डीपी में आ गए, इसका मतलब है कि यार अब जो भी वैलिड अपनी रोज और कॉलम्स आई है, उनके लिए अगर मेरे पास पहले से ही आंसर है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास पहले से ही आंसर है? मुझे ऐसे पता चलेगा कि अगर मेरे पास -1 है, -1 से अपन ने इनिशियलाइज किया था हर पर्टिकुलर डीपी की वैल्यू को। अगर -1 नहीं है, इसका मतलब है कि मैंने पहले ही उस चीज़ को सॉल्व कर रखा है, मेरे पास उसकी वैल्यू है, और मैं यहीं से उसको रिटर्न कर दूंगा। सिंपल एज दैट। आप दोनों कोड कंपेयर करना, मैं उन लाइन को ही समझा रहा हूँ जो लाइन्स मैंने चेंज करी है। अब देखो, रिकर्शन से लेकर डीपी के अंदर मैंने कितनी कम लाइन्स चेंज करी है। मैंने सिर्फ नीचे एक 3D DP बनाया है, एंड ऊपर मैंने मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ बेसिकली 2 या 3 लाइन चेंज करी होगी। सबसे पहले तो बस मैंने इसका फंक्शन कॉल के अंदर यहाँ पे डीपी को डाल दिया है, बस दैट्स इट। ये लिख दी अपन ने बेस कंडीशन, और यहाँ पे अपन डीपी के अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, बस स्टोरिंग। बस अपन बेस कंडीशन किया, डीपी के अंदर पहले से वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एक बेस कंडीशन बढ़ गई अपनी। दूसरी चीज़ सिर्फ अपन डीपी के अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट। डीपी में सिर्फ ये 2 चीज़ें चेंज हुई है, दैट्स इट। इसके बाद में अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा कॉल्स हो रही थी वो सारी की सारी बच गई है, कोई अपनी एक्स्ट्रा कॉल नहीं है, नथिंग, दिस इज इट। अगर अपन बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। सबसे पहले अपन देखो, ये अपना एक्सेप्टेड है, ये वाला जो सोल्यूशन है अपना एक्सेप्टेड है, एंड दिस इज इट। मेमोराइजेशन से ही सॉल्व करो, DFS और मेमोराइजेशन, दैट्स इट। आप चाहो तो सेम चीज़ को यूज़ करके उसको डीपी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट आई हाईली रिकमेंड मत करो। कोड लिखना इतना टफ नहीं है, बट कोड इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट विल चेंज नथिंग। एंड इंटरव्यूअर भी will also not be asking you to write a code in which you are using 5 loops, ठीक है? बिकॉज कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से या किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 लूप का कोड इज़ नॉट वर्थ इट। अगर आप आज पढ़ भी रहे हो तो आई विल रिकमेंड मत पढ़ो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उसकी जगह कोई एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना, कोई दूसरा डीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि 5 लूप लिखने से या इस क्वेश्चन को डीपी में कन्वर्ट करने से आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। यू आर जस्ट गोइंग टू डू सम लिटिल मजदूरी, व्हाट आई विल से। बस इसको रिकर्शन आपने मेमोराइजेशन सॉल्व कर दिया, दिस इज इट, दिस इज द परफेक्ट आंसर। इसमें आप डीपी यूज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड डीपी, दैट्स इट, राइट। अगर कोई सिर्फ 2D डीपी का क्वेश्चन होता है जिसमें अपन को 2D या लेट्स से 3 फॉर लूप के अंदर भी ये क्वेश्चन हो जाता, तो अपन इसको डीपी में लिख देते, नो वरीज, राइट। बट 5 फॉर लूप के अंदर लिखने पे इट विल जस्ट क्रिएट कन्फ्यूजन, एंड इंटरव्यू में यू विल बी नेवर बी एबल टू राइट इट इन डीपी अगर आप 5 फॉर लूप्स यूज हो रही है तो। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 2 फॉर लूप यूज हो रही है और यहाँ पे 3 फॉर लूप यूज हो रही है, बेसिकली 3D डीपी है, तो है ना, 3 वैल्यूज चेंज हो रही है। तो इसको अगर मैं सिर्फ फॉर लूप वाली डीपी में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 5 फॉर लूप्स लिखनी पड़ेगी, एंड वो चीज़ समझने का भी कोई सेंस नहीं, क्योंकि वो चीज़ कभी आएगी भी नहीं किसी इंटरव्यू में, और वो चीज़ आपको यूजफुल भी नहीं है। यूजफुल है वो है कॉन्सेप्ट्स, इससे आपके DFS के और रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हो गए क्लियर। एक कॉन्सेप्ट जो एक और आपका क्लियर होना चाहिए वो है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इंटरव्यूअर ऑब्वियसली ये पूछेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मुझे सबसे पहले DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इसको इम्प्रूव किया है टू मेमोराइजेशन और टू डीपी।
तो अगर अपन बात करें इसकी DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहाँ पे अपन को दिख रहे हैं कि एक जगह पे ना, एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे ना अपन ने टोटल ऑफ 6 कॉल्स करे। तो लेट्स से यहाँ पे खड़े हैं अपने रोबोट 1 और रोबोट 2, ये एक पर्टिकुलर रो है। अब इस पर्टिकुलर रो पे ना जो रोबोट 1 और रोबोट 2 है, ये अपन बात कर रहे हैं अभी DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रो पे जहाँ पे रोबोट 1 और रोबोट 2 अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स पे खड़े हैं, ये दोनों के दोनों 6 कॉल्स करेंगे, मतलब दोनों के दोनों 3 कॉल्स करेंगे और टोटल अपने 6 कॉल्स आ रहे हैं। तो ये दोनों मिला के ना यहाँ पे 6 कॉल्स करेंगे, 1 2 3 करके। लेट्स से टोटल इनने एक पर्टिकुलर हाइट पे 6 कॉल्स करे हैं, ठीक है। और अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हल्के से भी डाउट्स है, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट्स। मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ, जहाँ पे आप सीख जाओगे इजीली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। अगर अपन ग्राफ की या रिकर्शन की बात करें ना, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले पर्टिकुलर ब्लॉक पे हर एक पर्टिकुलर नोड कितने कॉल्स कर रहा है, तो हर एक पर्टिकुलर नोड ना अभी 6 कॉल्स कर रहा है ना, हर एक पर्टिकुलर नोड 6 कॉल्स कर रहा है। जो भी अपना रिकर्शन ट्री बनेगा उसकी हाइट कितनी हो सकती है, तो अपन जानते हैं ना कि इसकी हाइट टोटल नंबर ऑफ रोज हो सकती है, जो कि है n। तो इसकी हाइट हो जाएगी n। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो है n टू द पावर नोड, क्योंकि इतनी हाइट है और हर एक पर्टिकुलर नोड 6 कॉल कर रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n टू द पावर 6। आई गेस, रुको एक सेकेंड, नोड, sorry, not n to the power 6, my bad, yeah, it would be node to the power height, node to the power height। अगर आपको डाउट है इस चीज़ में, देखो मेरे को भी हमेशा डाउट होते हैं कि यार मैं नोड टू द पावर हाइट लिखूँ कि हाइट टू द पावर नोड लिखूँ। मैं वही चीज़ बताऊंगा जिस चीज़ में मैं भी कच्चा हूँ, है ना, मैं हूँ कच्चा किस चीज़ में, चीज़ों को याद रखने में। मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती कभी भी, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा जब भी मेरे को होता है डाउट, मैं ले लेता हूँ, लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स से एग्जाम्पल के साथ कि ये है कुछ एक नोड, इसने लेट्स से 3 कॉल करे, तो मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर नोड 3 कॉल कर रहा है, उसकी हाइट है 2, है ना, उसकी हाइट है 2, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टू द पावर 3 होगी कि 3 टू द पावर 2 होगी। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कभी कि नोड टू द पावर हाइट होगी कि हाइट टू द पावर नोड होगी, तो आप खुद से कैसे ये समझ सकते हो कि क्या होगी। वो क्या है, लेट्स से एक पर्टिकुलर नोड ने क्या करे, यहाँ पे 3 कॉल्स करे। अब ये हर नोड भी क्या करेगा, नीचे 3 कॉल्स करेगा। इसने यहाँ पे 3 कॉल करे, इसने यहाँ पे 3 कॉल करे, इसने यहाँ पे 3 कॉल करे, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 3 9 हो गए। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, अपन यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है नोड टू द पावर ऑफ हाइट, नोड टू द पावर ऑफ हाइट, क्योंकि 9 आ रही है ना, है ना, हाइट अपनी 2 है। यहाँ पे अपन ने 2 कॉल्स करे, ये एक नोड और यहाँ पे एक नोड, हाइट 2 है और हर एक नोड 3 कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया 9 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हो रहा है अपना 2 टू द पावर, सॉरी 3 टू द पावर 2, ये हो रहा है अपना 3 टू द पावर 2। तो इसलिए नोड टू द पावर हाइट, यहाँ पे एक पर्टिकुलर नोड कितने कॉल कर रहा है, 6 कॉल। हाइट कितनी है अपनी, अपन ने देखा था, वी कैन अज्यूम इट टू बी 10 टू द पावर 2 आई गेस, या। तो ये तो बहुत ज़्यादा होती है, 6 टू द पावर n, बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसको फिर अपन ने ऑप्टिमाइज़ किया है। ऑप्टिमाइज जब अपन ने किया है, तब अपन ने क्या किया है, अपन ने एक DP बनाई है, 3D DP, ठीक है। अपन को यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ आ गई है, वो है 6 टू द पावर n। इसको आप थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करके 5 टू द पावर n बना सकते हो। वो कैसे, वो ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पे अपन है ना, ये 2 कॉल्स एक्स्ट्रा करें। अगर ये आप रोक सको तो यू कैन स्टॉप दिस 2 एक्स्ट्रा कॉल्स, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन ने लूप के अंदर काम किया है ना, उसके लिए आपको 5 इफ स्टेटमेंट्स लगाने पड़ेंगे, या 5 मैक्सिमम स्टेटमेंट्स लगाने पड़ेंगे कि मैक्सिमम ऑफ ये, मैक्सिमम ऑफ वो, मैक्सिमम ऑफ ये। आपको ये सारी की सारी वैल्यूज हार्ड कोड करनी पड़ेगी। हार्ड कोड नहीं करनी पड़ी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 लूप्स लगा दी। अगर आप हार्ड कोड करोगे तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको 5 कॉल्स ही करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं कि अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेमोराइजेशन कितनी है। तो मेमोराइजेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 3D DP के अंदर। लेट्स से मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ भर दी 3D DP के अंदर। अगर मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ भर दी, तो मेरी 3D DP के अंदर टोटल कितने पर्टिकुलर कॉलम्स है, वो होंगे R टाइम्स C1 टाइम्स C2, जो कि है अपना N टाइम्स M²। अगर मैं वर्स्ट केस में बोलूँ कि N और M की वैल्यू सेम है, तो वी कैन से कि N³ मेरी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर अपन n की बात करें, अब अपनी n की वैल्यू क्या हो सकती है, तो n की वैल्यू हो सकती है 70, ठीक है। तो 70 टू द पावर 3 ये अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। इसको अगर मैं
100 तो मैं एज्यूम नहीं कर सकता। अगर मैं इसको 10 टू द पावर 1 एज्यूम करूँ, आई गेस 10 टू द पावर अगर मैं 2 भी एज्यूम करूँ, तो ये मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 टू द पावर 6 या एट मैक्स 10 टू द पावर 7 हो जाएगी, जो कि 1 सेकेंड के अंदर ही आती है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें छोड़ो, मेन चीज़ अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग O ऑफ n क्यूब, दैट्स इट। इसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन ने सिर्फ यहाँ पे एक डीपी बनाई है, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपनी आ जाएगी बिग O ऑफ n क्यूब, दिस इज इट। अब एक और चीज़, रिकर्शन और डीपी के अंदर, रिकर्शन मतलब कि मेमोराइजेशन और डीपी के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कहाँ पे चेंज अपन को दिखता है। देखो, अगर अपन थ्योरेटिकली बात करें ना, तो डीपी और मेमोराइजेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें यहाँ सेम ही होती है, थ्योरेटिकली बात करें तो, है ना। उन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरेटिकली अपन n क्यूब ही बोलते हैं। चेंजेस कहाँ आते हैं? चेंजेस यहाँ आते हैं कि रिकर्शन स्लो होता है, यूजुअली रिकर्शन स्लो होता है, और जब आप फॉर लूप में करते हो काम तो वो फास्ट होता है, बिकॉज ऑफ रिकर्शन के अंदर अपन स्टैक यूज़ करते हैं। तो वो स्टैक के अंदर वैल्यू डालना, पॉप करना, मतलब अपन स्टैक के अंदर फंक्शन डालते हैं, उसको पॉप करते हैं। तो इस कारण ना रिकर्शन थोड़ा स्लो हो जाता है और फॉर लूप थोड़ी फास्ट हो जाती है। इस सेम कंसेप्ट के कारण अगर आप बाइनरी सर्च भी लिख रहे हो, तो बाइनरी सर्च भी आप रिकर्शन और फॉर लूप दोनों से लिख सकते हो, इसलिए फॉर लूप से लिखोगे तो वो ज़्यादा फास्ट होगा, कई केसेस में आपको दिख भी जाएगा ऐसा। तो यही अंदर होता है, बट थ्योरेटिकली दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही होगी, इसमें भी n क्यूब भी आएगी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। सो दिस वाज इट, दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन से, किसी और क्वेश्चन से रिगार्डिंग, इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, या डीएफएस या रिकर्शन के बारे में थोड़ा अच्छे से समझा दो, क्योंकि रिकर्शन हो गया तो डीपी हो जाएगा, या मेमोराइजेशन हो जाएगा, वो हो गया तो सब कुछ हो जाएगा, ये इसी चीज़ में तो लोग फंसते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट एनीथिंग यू कैन आस्क इट इन द कमेंट्स। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट्स। अभी तक आपने वीडियो देखी, आपको पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। दिस इज इट, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।